बातचीत शुरू करते हैं और लोग जुड़ते रहेंगे। हाँ, ठीक बात है। हाय रमा जी। हाँ, नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार हाँ, सर। नमस्कार त्रिपाठी जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते विभूतिनारायण जी। जी जी बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ। हाँ, जी आपको भी। जी, जी। स्वराज विद्यापीठ की इस प्रबोधन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यह प्रबोधन श्रृंखला पिछले 7 वर्षों से लगातार हर बृहस्पतिवार को हम आयोजित कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कुछ समस्याएं जरूर आई थीं शुरुआत में, क्योंकि पहले ये जो है श्रृंखला, प्रबोधन श्रृंखला हम स्वराज विद्यापीठ परिसर में ही आयोजित करते रहे हैं। लेकिन उसके 4 महीने लॉकडाउन के बाद हम सब ने ये मिलकर के तय किया कि यह प्रबोधन श्रृंखला हम ऑनलाइन करेंगे, और जिसका बहुत फायदा भी हुआ कि जगह जगह से लोग जुड़े जो सीधे तौर पर तुरंत प्रबोधन श्रृंखला में नहीं शामिल हो सकते थे। वो YouTube चैनल के माध्यम से जो है वे सब शामिल हुए। तो ये कहा जा सकता है कि स्वराज विद्यापीठ परिवार का फैलाव थोड़ा सा हुआ इस लॉकडाउन के दौरान भी। आज कहा जाए तो 2020 का अंतिम दिन है और नए साल की शुरुआत है कल से। और बहुत अच्छी बात है कि आज प्रबोधन श्रृंखला में हमारे साथ 2 लोग हैं। माजा दारूवाला जी हैं मुख्य वक्ता के तौर पर, और विशिष्ट वक्ता के तौर पर विभूति नारायण राय जी हैं। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। माजा दारूवाला जी कहा जाए तो लगातार अपने कार्यों के माध्यम से समाज परिवर्तन के काम में लगी हुई हैं। आप वर्तमान में टाटा ट्रस्ट और कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स इनसाइट की वरिष्ठ सलाहकार हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स के निदेशक के रूप में भी 20 वर्षों तक काम करते हुए आपने गरीबी, सूचना के अधिकार और पुलिस की जवाबदेही पर राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों पर लक्षित द्विवार्षिक रिपोर्टों की अवधारणा और संपादन का काम किया है। आप नागरिक सुधारों से संबंधित मुद्दों पर लगातार काम कर रही हैं, जिसमें पुलिस सुधार, जेल सुधार, सूचना का अधिकार, कानूनी सशक्तिकरण, गैर भेदभाव, महिलाओं के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव अधिकार वकालत क्षमता का निर्माण करना शामिल रहा है। आप ओपन सोसाइटी जस्टिस इनिशिएटिव, सोरोस फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य गठबंधन, ऑक्सफैम, जीवी, नमती और इंटरनेशनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट ट्रस्ट सहित कई चैरिटेबल संस्थाओं के बोर्ड में सदस्य भी हैं। आपको हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जेल मॉनिटर नियुक्त किया गया है। आपके नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के कार्यों के लिए आपको नानी पालकीवाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप अपने पिता फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ से विरासत में मिले गुणों को अपने कार्यों द्वारा संबंधित कर देश व समाज निर्माण के कार्य में लगी हुई हैं। तो लगातार आप इन कार्यों के द्वारा समाज परिवर्तन के काम में लगी हुई हैं और हम सबको लगातार प्रेरणा देती रही हैं। तो हम सब उनको सुनेंगे और चर्चा भी करेंगे विमेन एंड पुलिसिंग पर। इसके साथ ही साथ ये हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में
श्री विभूति नारायण राय जी हैं। और बहुत पहले मैंने जो है आपकी एक उपन्यास पढ़ी थी, शहर में कर्फ्यू, जब मैं एमएससी कर रहा था। और तब जो है मैंने पढ़ी थी और उसके बाद से ही मुरीद हो गया था आपके लेखन का कि एक पुलिस का आदमी भी इतना संवेदनशील हो सकता है और इस तरीके से साहित्य रचना की बात कर सकता है और साहित्य रचना कर सकता है। विभूति नारायण राय जी 1975 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और इलाहाबाद से कहूं तो इलाहाबाद आपका घर ही रहा है और इलाहाबाद से आपका जो नाता रहा है वो अद्भुत रहा है। प्रोफेसर ओपी मालवीय जी का के बारे में भी जो आप बात करते हैं उस संदर्भ में भी, और व्यक्तिगत रूप में जो मेरा परिचय रहा है विभूति नारायण राय जी से, वो प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा जी के कारण रहा है। और विशेष रूप में जब हम आजादी बचाओ आंदोलन का राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे थे वर्धा में, तो जो है आपको सुनने का भी मौका मिला और आपसे बातचीत करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। और आप शुरुआत से ही स्वराज विद्यापीठ और आजादी बचाओ आंदोलन के साथ रहे हैं। और सिर्फ एक ही उपन्यास की बात नहीं, आपकी जितनी भी उपन्यास हैं, 5 उपन्यास तो मैं जानता हूं, घर, शहर में कर्फ्यू की बात पहले भी कर चुका हूं, किस्सा लोकतंत्र, तबादला और प्रेम की भूत कथा, ये सारे की सारे उपन्यासों का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है और बहुत सारे अंग्रेजी के ग्रंथों को भी जो है आपने लिखा है। और इसके साथ ही साथ आपके ऊपर भी साहित्य रचना की गई है। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति भी रह चुके हैं और उस समय आपने तरह तरह के सुधार कार्यक्रम कहा जाए शिक्षा जगत में भी किए हैं। और उसके बाद लगातार रंगमंच से लेकर के और समाज परिवर्तन के कार्यों में आप लगे हुए हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपसे हम कुछ सुनेंगे भी और सीखते तो रहते ही हैं लगातार। तो सबसे पहले हम माजा दारूवाला जी से ही अनुरोध करते हैं कि वे अपनी बात कहें। स्वप्निल जी, थैंक यू सो मच। पहले तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा कि हम हिंदी में बात करने को जाएंगे तो जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं सब भाग जाएंगे और मेरा कोई फायदा नहीं होगा। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। जब वैसे मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ और खास people don't realize it, but I can speak about 7 Indian languages. But in law, or when I'm talking about the police or legal things, I find it very difficult. So please forgive me for that. And first of all, thank you very much, Ramaji, for having me here in the Swaraj Vidyapeeth. And I hope that it won't take away from from this important topic and the fact that we were discussing it on the email and you said this pathways to reform is a good idea and we would start with one and perhaps even go on to many. Yeah, I'm sure that Vibhuti ji and myself will be most happy if there are people, more and more people like you, more and more academic institutions, NGOs, think tanks, Gandhian institutions, which start to at least discuss and talk about reform. पुलिस की जो सुधार होनी चाहिए, कहाँ तक हुई है, कहाँ तक होनी चाहिए, क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सब बातों में हमें ज़्यादा ही दिलचस्पी लेनी चाहिए और कम्युनिटी के साथ, खास करके मेरी समस्या ये है कि ये सब जो मेरे मन में है, जिसके बारे में मैंने इतनी कोशिशें की है
इतने सालों के लिए I'm stuck because I'm not able to get it into the community. Until it comes into the community, मुझे नहीं लगता कि सुधार होने वाले हैं। अब इस बीच इतना छोटा स्पीच देने में I'm sure कि मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स भी किए हैं, तो मैं शुरू से माफी मांगती हूँ कि ताकि मुझे बार बार न मांगना चाहिए। So everybody talks about police reform. क्या होता है कि 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन होता है या 1.5 hours की कॉन्वर्सेशन होती है, उसमें 45-50 मिनट्स बीत जाते हैं ये कहने में कि पुलिस का सुधार होना ही चाहिए और प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। उसके बाद आता है बहाना, अजी हमसे नहीं होता, बहुत ही थोड़े लोग हैं, पॉपुलेशन ऐसे वैसे है, हम हेवन से टपके हुए नहीं हैं, हम इसी समाज के अंश हैं, हम कोई सुपरमैन नहीं है। इसमें और थोड़ा सा समय निकल जाता है। उसके बारे में कोई सज्जन कहता है कि अरे भाई रिफॉर्म के तो बहुत रिकमेंडेशंस आ चुके हैं, इसके ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, रिफॉर्म्स तो है ही है, सब लोग जानते हैं, कमीशंस बैठे हुए हैं, एनपीए से लेके प्रकाश सिंह तक सब लोग को पता है कि क्या करना चाहिए। So my issue is, please forgive me, I have a really bad cough. My issue is, so we know all this. We know what the problem is. We know what the solutions are. We also know why the solutions are not getting done. So the question is, how? How do we go and get a pathway to reform? So looking at how the pathways are, many ideas pop into the head. The ideas go from, everybody has their own hobby horse. If you talk to Mr. Prakash Singh, he will say the main issue is the relationship between police and politics or politicians. That is the main issue. Break that connection and you will get a better police. Other people counter that and say, no, this is a democracy. Always the legislator, the political executive must have control over the police. And the police must have operational responsibility. Accountability की बात operational responsibility से शुरू होती है. आपका दायित्व कहाँ है, कहाँ तक ये दायित्व का how much do you actually perform against that? And what should be the punishments and what should be your accountability if you don't do it? When we think about accountability and when we think about police performance, inevitably we think about police violations, crimes against women, crimes, not registering an FIR, disobedience to duty, वगैरह. One thing we don't think about is what is the general performance of the police? आम पुलिसमैन का क्या दायित्व है और कहाँ तक वो कर सकता है और what resources has he been given to do that work? Resources में you get equipment, you get transport, you get training, you get leadership. ये सारी resources है for the ordinary policeman. उसको मिलती है क्या? लेकिन that cannot be an excuse for not doing because you are wearing the वर्दी. आप वर्दी पहन रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा ले रहे हैं और आपको टैक्स पेयर और गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया हुआ है और इसका जब आप उल्लंघन करते हैं
तो फिर आप एक्सक्यूजेस नहीं ले सकते। दूसरे लोग जैसे कि मिस्टर राय हैं, वो ट्रेनिंग पे बहुत ही महत्व देते हैं कि ट्रेनिंग को चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट पे आओ। जब ट्रेनिंग तुम्हारी ठीक नहीं होगी तो आप एक पुलिसमैन, अच्छा सच्चा पुलिसमैन नहीं बन सकते। दूसरे लोग कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी होगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ये सोचना है कि टेक्नोलॉजी किस लिए, सॉरी, इज इट फॉर सर्वेलेंस और इज इट फॉर अकाउंटेबिलिटी, ये भी आपको देखना है। दूसरे लोग कहते हैं कि भाई जब स्पेशलाइजेशन हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब एक आम नागरिक पुलिसमैन बनता है, उसको आपको ट्रेन अप करना है, स्पेशलाइजेशन बनानी है, फिर चीजें ठीक हो जाएगी। बजट का सुधार करो, पॉलिसी करो। My apologies. I'm so sorry. I'm just getting over some flu. So this is the problem. I'm sorry. So another idea about reform is changing the culture within the police, the subculture. Part of it is training. Part of it is how the police perceive themselves. Part of it is how the public perceives the police. Dangerous job, macho culture, militaristic culture, discipline. Discipline, I don't know what discipline means because I don't see any discipline in the police. I just see regimentation. Haan ji, nahi ji, yes sir, no sir. So, respect, that is another issue. Now, so what are the ideas that have been put forward? One idea I would like to talk about this time today is changing the internal culture and localizing the police and making them accountable to the community rather than to only the Afsaran and only the politician or the political executive. So how do you change the internal culture? Again, Mr. Rai has spoken about that a great deal, changing the internal culture, and where he has had the chance, he has also done it. Now, one of the things that I had spoken to Mr. Rama Tripathi about was, what about women in policing? It is a moot point whether women in policing can actually change the culture. But worldwide, it has been seen through research, whether it is in developing countries or non-developed developed countries. तो ये मत सोचिए कि केवल मैं अमीर देशों के बारे में बात कर रही हूँ. So if you have more women in policing, it is conceptually important because it shows equality.
it shows equity, it shows representation. If you don't have community community representation, then you are an alien police, alien to the community. So in that case, one of the first group of people who should be in the police are women. Numbers matter. At the moment, there are between 7 and 9% women in the police, but there are 50% women in the country. So already you've got a problem with policing. You have to recognize that you cannot perform because you don't have the aujar to perform. And that aujar is representation, whether it is Dalits, whether it is minorities and Muslims and Christians, or whether it is a woman. Now let us take the woman candidate. Excuse बनता है कि औरतें सामने आती नहीं हैं, लेकिन अभी हमने देखा है कि अभी जो रिक्रूटमेंट हुई है यूपी में, उसमें I am told, अभी मैंने आंकड़े नहीं देखे, that 25% of people who have come in are women. Now, recruitment में क्या होता है? The aim, goal is that we should have 30% women in the police. But the recruitment is such that if there is a vacancy, every year there are vacancies, about 7,000 or so. Mr. Rai can correct me if I'm wrong, but approximately across the country, there are that many vacancies. Now what happens is, the interpretation of the policy is not to reach 33% or 30%, but to recruit only 30%. तो इसका मतलब है कि आपके आंकड़े कभी बड़े नहीं होते, आपकी परसेंटेज बड़ी नहीं होती या बहुत स्लोली होती है. तो हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन की. बिहार में it will take 18 years, महाराष्ट्र में 14 years, केरला में 30 years, उड़ीसा में 111 years to get 30%. तो पॉलिसी बना के, रेटरिक बना के आप मजाक उड़ा रहे हैं of 50% of women in this country. You are also denying them opportunities for employment. So you are definitely discriminating. So recruitment is one problem. Women will come forward if you give them the chance. You have to change the recruiting rules. You have to change the criteria. Now, once they become, जब वो आ जाते हैं पुलिस के भीतर, उनके भाई, उनके colleagues के साथ, what happens? What do you want for the culture to change? Do you want them to be men with breasts? Do you want them to be people who become like the subculture? अब हमने स्टडी किया था कोई 3 साल पहले और देखा था कि 2 किस्म के औरतें होती है पुलिस में at the grassroots level. One is जो बिल्कुल दब के रहती है,
डरती है, अपने आप को पीछे रखती है और जी हजूरी में अपने दिन काटती है. Another kind of women takes on the subculture and becomes violent, becomes often corrupt, becomes more so-called manly because she has to survive in that culture. So there are very few women and they are at the higher echelons who can actually stand their ground. And you see them, you see their names, but the fact that you only know 5 names should give you a clue about how few there are. So, in order to retain women in the police and make them useful, you have to reimagine policing. You have to reimagine it from being a force into being a service. From being law enforcers to be law upholding. You have to change yourself. You are not doing a favor. The institution is not doing a favor to the woman. You are merely getting rid of institutional bias. How does institutional bias manifest itself? Institutional bias manifests itself in numbers, in position. All the women, let me tell you, except for 2 or 3%, all the women in the police are within the lower ranks. Jitne bhi hai. Institutional bias manifests itself in things like saying, भाई ये जो औरतें हैं वो हमारे यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म उनको शोभा नहीं देती. गाली गलौज उनके मुंह में शोभा नहीं देती. आपके मुंह में भी शोभा नहीं देती. तो change it. You are not making a concession for flexi time because women are social creatures just like men are. They are expected to look after the family. They are expected to bring home the money. They are expected to do their duty. नहीं जी नहीं, औरतें तो फील्ड में जाना नहीं चाहती. सही है, नहीं जाना चाहती. तो आपको कुछ करना पड़ेगा औरतों को रक्षा देने के लिए फील्ड में. और वो रक्षा आएगी उनके दोस्तों और कॉलीग्स के साथ. नहीं कि उनके कॉलीग्स वहां हाथ ऐसे करके हंसते रहे कि अरे उससे तो काम ही नहीं होता. You can't do that and say that you do not have bias. You have to learn to recognize bias. देखिए मैडम, so often I've been told, देखिए मैडम हमारे पुलिस थाने में बाथरूम नहीं है. लड़के ऐसे, आपके पास बाथरूम है? हाँ मैडम एक ही है. किसके लिए है? मेन के लिए है. अरे औरतों के लिए बना लो, आप बाहर जाइए. लेकिन आप वैसे सोच भी नहीं सकते क्योंकि आपकी मंशा ऐसी है कि आपने शुरू से ही देख लिया है कि दिस वुमन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग पुलिसिंग वर्क. अब थोड़ा सा देखते हैं कि पुलिसिंग वर्क होती क्या है. ये लॉ एंड ऑर्डर, आतंकवाद का सामना करना, आतंकवादियों का पीछे करना, कठोर ये क्रिमिनल्स है उनके पीछे भागना, ये कितना होता है? आप बताइए कितने प्रतिशत आपके काम में ये किया है आपने? रोज उठ के आम आदमी अपना वर्दी पहनता है, सुपरमैन तो नहीं है, वो जाता है पुलिस स्टेशन, वहां काम करके वापस आता है, घर बार देखता है, अपनी बीवी को संभालता है, अपने बच्चे को स्कूल ले जाता है. सेम फॉर वुमेन.
वहां के काम आप प्लीज इसको डिकंस्ट्रक्ट करिए। सुबह जाता है, रिपोर्ट लिखता है, FIR लिखता है, कल का जो देखना था वो देख लेता है, रिकॉर्डिंग करता है, कंप्यूटर्स इस्तेमाल करता है, टेक्नोलॉजी की जो समझ है वो करता है, कोर्ट की स्टेटमेंट्स लिखता है, विटनेसेस को बुलाता है, नोटिस भेजता है, कोर्ट जाता है। लिखाई पढ़ाई में 2, 3, 4 दिन हफ्ते में निकल जाते हैं। उसमें क्या बड़ी बात है? You mean to say women can't do this work? Can't do it better? उनके साथ कम्युनिटी लिएज़ोन, जिसको हमने बहुत निग्लेक्ट किया है इतने सालों से। अभी लोग इसका केरला का प्रशंसा कर रहे हैं कि उनकी कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत ही अच्छी है। सालों साल लग गया है इसमें करने में। A woman is ready made for community liaison. When you say community liaison, a man goes and knocks on the door of a house, the man of the house comes out, they have a chat and they go away. घर के अंदर क्या हो रहा है उसको कभी पूछने की उसको हिम्मत नहीं होगी। लेकिन if she went with a woman, you would hear about the children, you would hear about domestic violence, you would hear about the old people, and that has been the success of the Kerala police. The other thing is, by law, you are required to have a woman in every police station. अभी कोई और notification निकली है कि you have to have 3 women in every police station. ये कहाँ से लाओगे? Practical बनो। जब आप ये notifications निकालते हैं और तुरंत ही ये notifications का उल्लंघन होने लगता है, तो एक आदत सी पड़ जाती है to be disobedient to law. और इससे सारी आपकी समस्या, सोसाइटल समस्या शुरू होती है। So I would say that if policing is to improve gradually and also radically internally, localization is one thing that we should be thinking about. Representation, the inclusion of women, the retention of women, the recruitment of women, and the behavior of women and towards women has to be centralized into the police. Whether it is a policeman behaving with his colleague or a policeman's response to the public. Another thing I would like to say is that हमारी आदत नहीं है इंडिया में social audits करने के लिए of people who use the police. Still today in India, 60% of people live in rural India. They have less policing than urban India. At the same time, we do not check with them how do they feel about the police. Maybe they like the police. Maybe we will get a surprise and see that they're wonderful. What do they expect of their police? We must do social audits locally to say, how is your Thana behaving? Are you happy with your Thana? Has it got everything? आप देखेंगे that the people of that area will become the advocates, the best advocates for giving the police better resources. Policemen keep on wringing their hands, the leadership keeps on wringing its hands and say, हमें resources नहीं दिए, हमें ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, लेकिन let your public ask and see what happens. So I would say, I would like to stop with that and say that हम लोग कहते हैं कि women need to be in the police.
I say that policing needs women. Otherwise, it will never improve. While you keep it as a male-dominated, peculiar subculture, we will never get anywhere. And to put more people on the street with more equipment, with more technology, surveillance, etc., you are never going to get democratic policing. You will always have regime policing. And that is something we don't want. I'm going to stop here. Thank you. And I apologize for this coughing. तो बहुत सारे प्रश्नों को आपने उठाया है और बहुत सारी बातें साझा की हैं हम सब से। हमारे बीच में विभूति नारायण राय जी भी हैं, तो बिल्कुल विमेन और पुलिसिंग की बात हो रही थी और पुलिसिंग और पुलिस को लेकर के बहुत सारे परिवर्तन आपने किए हैं, बहुत सारे अलग नई दृष्टि आपने विकसित की है और बिल्कुल वो एक सवाल मेरे दिमाग में अक्सर रहता है और पूछता भी हूं लोगों से कि एक पुलिस वाला होकर के और फिर परिवार, समाज और व्यक्तिगत जीवन, इसमें दूर से देखने पर यह लगता है कि ये सारी चीजें बहुत अलग-अलग सी हैं कि समाज से पुलिस वाले का जुड़ाव कैसे होगा। और जैसा माजा दारूवाला जी भी कह रही थी कि जो कनेक्शन है, खास तौर पर महिलाओं के प्रति जो संवेदना है, वो भी दिखाई पड़ती है, लेकिन कहीं-कहीं उसमें कमी भी दिखाई पड़ती है। तो हमारे बीच में विभूति नारायण राय जी हैं, हम उन्हीं से अनुरोध करते हैं कि वो इस संदर्भ में प्रकाश डालें और अपनी बात कहें। विभूति नारायण जी। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल स्पष्ट। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल जी। मैं समझता हूँ कि माजा ने इतनी अच्छे तरीके से सारी चीजें रखी हैं, क्योंकि वो एक्टिविस्ट भी हैं और एकेडमिशियन भी हैं और बहुत पैशनेटली चीजों को लेती हैं, तो उसके बाद बहुत कम बचा है मुझे बोलने के लिए। फिर भी कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, मैं 1978 में रेगुलर पुलिसिंग इस अर्थ में कि ट्रेनिंग व्रेनिंग खत्म करके मैं बनारस शहर में गया, तो वो दौर था जब पहली बार महिलाएं पुलिस में आ रही थी और मुझे याद है कि बड़ी दिलचस्प चीजें घट रही थी। जो एक पैट्रियार्की थी हमारे अंदर बैठी, अब वो पुलिस में हमारे अंदर का मेरा मतलब है, मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को कह रहा हूँ, वो इस बात का मजाक उड़ाते थे कि ये औरतें आके करेंगी क्या। हालांकि उसी के थोड़ा पहले किरण बेदी आईपीएस में आ गई थी और धीरे धीरे एक ट्रिकल इन शुरू हो गई थी। हमारे बैच में भी एक ही ऑफिसर थी, लेकिन एक लेडी ऑफिसर थी। तो वो एक बड़ी दिलचस्प स्थिति पैदा हो रही थी। इसमें एक बहुत बड़ा एक माइंडसेट या बहुत बड़ा बैरियर जिसे आप कह सकते हैं ये भी था कि बहुत से न सिर्फ ये कि जो पुलिस लीडरशिप थी और जो आम परसेप्शन था जनरल पब्लिक का, वो पैट्रियार्की से प्रभावित था, बल्कि खुद जिन परिवारों से ये लड़कियां आ रही थी उनकी सोशियोलॉजिकल स्टडी भी बड़ी दिलचस्प होगी। ये ज्यादातर जो कैंडिडेट उस दौर में आई, मैंने देखा शुरुआती 7-8-10 सालों में, वो ज्यादातर वो लड़कियां थी जो अपने डोमेस्टिक लाइव्स में प्रताड़ित हुई थी। उनमें कुछ तो सेक्स वर्कर्स की बेटियां थी, कुछ पतियों से सताई गई थी, पिताओं से सताई गई थी, कुछ विधवा थी। मतलब ये एक जैसे हिंदी सिनेमा में शुरुआती दौर में रहा होगा, ये कहा जाता था कि भले घर की लड़कियां फिल्मों में नहीं आती, लगभग उसी तरह का माइंडसेट चल रहा था और इसे तोड़ने में सालों लग गए। जब ये कोट अनकोट में किसी तरह का बायस नहीं, लेकिन जब ये कहा गया कि साहब ये प्रतिष्ठित परिवारों की बेटियां भी पुलिस में आएंगी और आने लगी, लेकिन वो एक बड़ा दिलचस्प किस्म का एक कंट्रडिक्शन चलता है। मुझे याद है कि मैं 2004 में आईजी लखनऊ जोन था, तो मैंने एक वर्कशॉप की अपने यहाँ के महिला पुलिस कर्मियों की भी
महिला जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स थी अलग अलग रैंक्स पर उनकी, और उनके साथ कुछ मेल उनके का जो कलीग्स थे उन्हें भी बुलाया, और कुछ एक्टिविस्ट भी। मैं जानता था कि पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे ट्रेनर्स नहीं हो सकते, प्रोफेशनली बहुत कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के लिए आपको सोशल साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, एक्टिविस्ट, इन सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ, जैसे रूपरेखा वर्मा जी थी, वो बहुत दिनों से एक्टिव थी, अभी भी एक्टिव हैं महिला मुद्दों पर, तो उनको इसमें रखा। बड़ी दिलचस्प चीजें समझ में आई, जैसे जिस तरह से एक पुरुष पुलिस वाला अगर कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत लेकर के आए कि पति ने पीटा है, तो जो रिएक्शन एक मेल पुलिसमैन का था, वो लगभग वही रिएक्शन उन फीमेल पुलिस ऑफिसर्स का भी था। वो पहले उनको समझाने की कोशिश करती थी कि भाई देखो, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दोगे, तुम्हारा घर टूट जाएगा, तुम कहाँ जाओगी, कैसे खाओगी, कैसे सरवाइव करोगी, और वो कोशिश पूरी करती थी कि उनकी एफआईआर, जो पीड़ित महिला आई है उसकी एफआईआर दर्ज न की जाए, और उसे समझा बुझा करके वो परिवार बचाने का, ये बचाना भी मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, इसका प्रयास करती। बड़ी मुश्किल से शाम को जब ये खत्म हो रहा था, हमारी वर्कशॉप खत्म हो रही थी, तो 5-7 घंटे के बाद ये पता नहीं उसमें कितनों के अंदर ये घुस पाया होगा, ये समझाने में हम लोग सफल रहे कि परिवार को बचाना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है, ये पुरुष और स्त्री दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। और अगर पुरुष पीट रहा है तो ऐसे परिवार को बचाने का कोई बहुत बड़ा आपको पुण्य नहीं मिलने जा रहा जो आप ये कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि माजा ने भी इस बात को अभी वो किया कि औरतें भी बहुत सारी उन्हीं प्रेजुडिसेस से, उन्हीं लिमिटेशंस की शिकार हो जाती हैं जिनसे एक मेल पुलिस वाला रहता है। मसलन उसके लिए बल्कि एक एक्स्ट्रा माइल जाने की बात होती है। मुझे याद है कि किरण 72 बैच की हैं, उनके साथ के कुछ मेल ऑफिसर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने सबने बताया कि ये एक्स्ट्रा मेहनत करती थी। मसलन अगर पीटी के पीरियड में अगर 1500 मीटर दौड़ना होता था तो ये 2000 मीटर दौड़ती थी, ताकि कोई ये ना कहने पाए कि साहब देखिए एक औरत को ले लिया गया, ये फिजिकली फिट नहीं है। या अपने नौकरी के दौरान भी आप अगर महिला ऑफिसर्स का चार्ट देखें तो बहुत सारी कुछ एक्स्ट्रा माइल्स चलती हैं, उन सारे ट्रेड्स को शो करने के लिए जिन्हें माजा कह रही थी कि वो मैनली माने जाते हैं। मतलब आप सख्ती, क्रुएल्टी, थर्ड डिग्री, या कड़क पुलिस की भाषा में जिसे कहें, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये बात उन्होंने बहुत सही कही कि 30% अगर हमें अपना रिप्रेजेंटेशन करना है फीमेल पुलिस कर्मियों से, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम हर साल 8-10% ही रिक्रूट करते रहेंगे तो ये तो 100 साल लग जाएगा। एक स्टेट का उन्होंने जिक्र किया जहाँ 100 साल में उड़ीसा में या किसी ऐसे स्टेट में ये पूरा होगा, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा रिजर्वेशंस करने पड़ेंगे ताकि ये 30% का जो हमारा टारगेट है, ये अगले 5-7 सालों में या 10 सालों का एक रोड मैप बना के इसे हम पूरा करें। प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स आ रही है। अच्छा, आप तो देखिए बीएसएफ जैसे जो लगभग आर्मी की तरह का ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी उन्होंने महिलाओं के पलटनें खड़ी की हैं। और चूंकि मैं बीएसएफ में रहा हूं तो बीएसएफ के कुछ ऑफिसर से मेरी मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है, तो मैंने देखा कि सिवाय वो जो पैट्रियार्की वाली शिकायतें, उनके अलावा प्रोफेशनल, उसमें मैं तो बड़ी दिलचस्पी लेके पूछता हूँ कि भाई क्या किसी लेडी कांस्टेबल ने बीएसएफ की रात में पेट्रोलिंग पे जाने से मना कर दिया, किसी ने बॉर्डर पे जो मुश्किल ड्यूटियां थी वो निभाने से मना कर दिया, तो ये तो कोई नहीं कह पाता। लेकिन ये जरूर होता है कि वो एक जो जाहिर है कि वो तो एक कुछ नेचुरल चीजें हैं, तो उनका जिक्र जरूर होगा कि साहब देखिए इस वजह से वो शी इज नॉट अवेलेबल फॉर ड्यूटी। तो ये सारी चीजें हमारे माइंडसेट से पैदा हो रही हैं, हमें इसका मुकाबला करना चाहिए। और चूंकि अब मेरे पास समय कम है, मैं सिर्फ ये तारीफ करूंगा कि माजा ने बहुत अच्छी तरीके से एक जो इन्वॉल्व और एक पैशनेट तरीका है उससे ये इशू रखा। सिर्फ एक चीज जो जनरल पुलिस सुधारों के बारे में जो उन्होंने शुरू में कमेंट किया, उसी पर मैं भी कहना चाहूंगा कि देखिए बड़ी शर्मनाक बात है कि आजादी के अब 75 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे, अभी भी हम बैठ के पुलिस सुधारों की बात करते हैं, अभी भी हम एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाए।
ये 1860 में जिन कानूनों 1860 वाले डिकेड में जिन कानूनों के आधार पर पुलिस बनी थी, उसका एक खास रोल था। अब 1947 के बाद भी हमने उसी तरह की पुलिस क्यों रखी, जो पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन को ठेगे पर रखती है, जिस पुलिस के लिए कानून का कोई महत्व नहीं है, जिस पुलिस के लिए जनता एक मच्छर मक्खी की तरह है, ऐसी पुलिस हमने क्यों रखी? क्यों नहीं हमने एक पीपल फ्रेंडली पुलिस बनाने की कोशिश की? मेरा अपना मानना है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे हाकिम थे, जो हमारे रूलर्स थे, उनको भी ऐसी ही पुलिस सूट करती है जो अंग्रेज बहादुर को सूट करती थी। 47 के बाद जो हाकिम आए उन्हें भी ऐसी ही पुलिस सूट करती है। तो कोई फंडामेंटल फर्क नहीं आया। जो मैं इसीलिए प्रकाश सिंह के मुकदमे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, या प्रकाश सिंह खुद जिसकी वकालत करते हैं, मैं उसको 10% भी उसको महत्व नहीं देता हूँ। वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के टेन्योर की आप सिक्योरिटी कर दें, और ये सिक्योरिटी कर दें कि आप पॉलिटिशियंस का इंटरवेंशन या उनका इंटरफियरेंस नहीं होगा, तो आप एक बहुत खौफनाक स्थिति पैदा कर देंगे। एक ऐसी पुलिस फोर्स जो जनता को मित्र नहीं मानती, जो कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं करती, जो कानून कायदे को ठेंगे पर रखती है, तो ऐसी पुलिस फोर्स को आप आजाद छोड़ देंगे तो और ज्यादा खौफनाक स्थिति हो जाएगी। मुझे लगता है कि उसके पहले उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें उसका माइंडसेट बदलने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उसके सोचने का तरीका उसका परसेप्शन बदलना चाहिए। वो क्यों ये मानता है कि उसी के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है कि वो सारे कानून कायदे ठीक लागू कर देगा, वो सारा लॉ एंड ऑर्डर सुधार देगा, वो क्राइम खत्म कर देगा अपने इलाके में। ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो जो लेजिस्लेचर है उसकी भी जिम्मेदारी है, जो जुडिशरी है उसका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो ये आप अच्छा, इसे कैसे जनता इसका समर्थन करती है और कैसे इसको एक स्वीकृति मिल जाती है जो पुलिस ब्रुटैलिटी है, उसका उदाहरण तो हमने हैदराबाद में देखा। लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ लेडी डॉक्टर का, उनके हत्यारों को पुलिस ने जेल से निकाल के लाके मार दिया और जनता ने उनको फूल मालाएं पहनाई और उन पर तो तालियां उनके लिए बजाई। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहरहाल ये तो एक सिर्फ इसलिए कि ये क्योंकि पुलिस सुधारों की बात हो गई इसलिए मैंने ये जिक्र कर दिया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये जो जेंडर इन्वॉल्वमेंट होगा, जेंडर जस्ट पुलिस जब बनेगी तो वो निश्चित रूप से उससे बेहतर होगी। जो क्रूड किस्म की जो मैस्कुलिनिटी और जो पैट्रियार्की इन सब का मिला जुला वो है जो पुलिस, उससे वो बेहतर होगी, उसका व्यवहार भी बेहतर होगा। और कम से कम एक बहुत बड़ा तबका समाज का 50% ना भी कहें तो आप 30-40% जो रोज पुलिस स्टेशन जाता है वो वीमेन है, वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगी, ज्यादा इन्वॉल्व महसूस करेंगी, ज्यादा पैशनेटली उनकी बात सुनी जाएगी। तो ये तो हमें एक रोड मैप बना करके और अगले 10 सालों में, 10 साल भी मुझे लग रहा है थोड़ा लॉन्गर मैं वो ड्यूरेशन वो कर रहा हूँ, लेकिन चलिए 10 सालों में ही हमें अपने 30% का कोटा पूरा कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे नए आयाम आपने खोले हैं पुलिस सुधारों को लेकर के और भी चीजों को लेकर के, और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। और उस पर भी हम लोग किसी समय और भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये सत्र जो है खुला हुआ है। आप में से किसी के कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ टिप्पणियां हो सकती हैं। स्वप्निल, मुझे लग रहा है कि अगर डॉक्टर दारूवाला कुछ इस पर बात करना चाहें पहले वो कर लें, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे लोगों को बुलाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नो जी, मैंने वैसे भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन अब कोई झगड़ा करना चाहे तो ठीक है, अब कर लेंगे। No, honestly, I love to answer any questions. I may have left out something or misspoken something. Happy to chat. तो आप में से कोई भी कुछ सवाल हो, टिप्पणियां हो? जी
योगेश जी आपकी आवाज नहीं स्पष्ट है। योगेश जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। जी बोलें। किसी और के कुछ सवाल हों, टिप्पणियां हों? योगेश जी की आवाज नहीं स्पष्ट आ रही थी, वो कुछ कहना चाह रहे थे, हो सकता है। योगेश जी कनेक्शन की प्रॉब्लम है। आप में से कोई जी और कोई आप में से बहुत सारी महिलाएं भी हैं और उनके भी सवाल हो सकते हैं, कभी उनका भी सामना हुआ हो इन परेशानियों से, समस्याओं से, तो बिल्कुल सवाल हो सकते हैं या दूसरों को देख करके भी हम अनुभव करते हैं। स्वागत है। चलिए, कहीं और से सवाल नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में ही कुछ सवाल जो है कौंध रहा था, तो जब बातें हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं ही पूछता हूं। जब हम लोग भी जो है आंदोलन के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जाते हैं और जिस तरीके का वातावरण दिखाई पड़ता है खास तौर पर, और ये कहने में एकदम गुरेज नहीं है कि पूरे समाज का जो है, उस समुदाय का जो माहौल रहता है वो एकदम दीनहीन वाला रहता है। लेकिन उस दीनहीनता में भी कहा जाए, जो निचले तबके जिसको हम कहते हैं, उसमें महिलाओं की स्थितियां जो हैं कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ती हैं। वो अपनी बात को कहीं ज्यादा स्पष्ट तरीके से कह पाती हैं पुरुषों की अपेक्षा। शायद ये सुनकर के काफी लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन माजा जी ने खुद काम किया है, विभूति नारायण राय जी ने भी काम किया है, तो ये बिल्कुल दिखाई पड़ता है हमको कि जो गरीब तबका है उसके यहाँ महिलाएं जो हैं अपनी बात को ज्यादा मुखरता से कह पाती हैं। इवन जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसके पास जो है आय के बहुत सारे साधन हैं, वहां की महिलाएं जो है अपनी बात को उतनी मुखरता से नहीं कह पाती हैं। शायद उनके ऊपर जो है कहा जाए, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का प्रभाव पड़ता होगा, जिसके कारण वो अपनी बात को स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाती हैं या अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं। तो बिल्कुल पूछना चाहूंगा माजा जी से कि जो है इसके पीछे क्या कारण है, या कुछ अलग अनुभव भी हो उनका तो वो भी। I'm not sure that you can generalize about poor people being one way, or people. There is a certain middle class who, having got rich, maybe first generation or second generation, or those who for a long time, especially in North India, that middle caste, where the culture is that a woman should behave in a certain way. If you get beaten, you can't speak about it. You must stay at home. The pride of the family, etc. But where very poor women are concerned, they are quiet when they are physically oppressed, or
when they have to go out, they have to go out and work, they have to live, survive, they have to make money. If you know, it's really not a good comparison. It's like a Kolivada fisher lady and a sort of the wife of a or the beti of one of these Bollywood household things that we see on television. The stereotype is being put forward again and again. If you're rich, गहने हैं, साड़ियाँ हैं, रोज आप जब ये जो movies देखती हैं, उसमें नई नई साड़ी, जब सोती भी है इतने गहने हैं, मैं सोचती हूँ वो कैसे सोती होंगी रात को, लेकिन निकालती नहीं है. तो वो जो औरतें हैं ना, उसकी जो stereotype है, that's one kind. Kolivada lady is much more real. But I don't think you could generalize across categories. When Rai Saab was talking about the kind of women who first came into the police, see, they were looked at in a different way because they came from that dirty environment. Something was wrong with that environment. Therefore, they were forced to get into the police because the police was thought to be so unworthy of having decent people. But the police don't think of it that way. They think that they are doing a favor because these poor, broken women, we are taking them in like charity cases. So, but I think to a great extent, that has broken. The interesting study that I did was all across South Asia. And in Bangladesh, it was very interesting. We had many more women coming into the police from very, not, I won't say rich households, but working households in a Muslim country. And it was strange. We said, is it because your family stopped you or this? They said, no. Our family knew we had to make money somehow. We had to get a job somehow. We couldn't be dependent somehow. But you know what we didn't like? We didn't like wearing trousers. We didn't like the uniform. तो ये छोटी सी बात क्यों न लोगों की समझ में आवे? सलवार कमीज पहनो, कुछ और पहन लो. उनको औरतों को पैंट्स और टक इन शर्ट पहनने में थोड़ा सा अड़चन होता है तो बदल दो, क्या है? So to Swapnil's question, I don't have a full answer. I think it's too much of a generalization in my mind. My question actually to all of you would be, what are the 5 things that we need to do to change the mindset of the police leadership and the constabulary so that they start to recognize that what they are feeling today is prejudice. It is not common sense. It is dressed up as practicality, but it is not. It is prejudice. How do we change that? किसी की और टिप्पणियां हों, सवाल हों? सब लोग पूछ रहे हैं ये औरत क्यों नहीं चुपचाप रहती? विभूति जी आप बोले ना. जी जी, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल. हाँ जी. अच्छा, असल में जो माजा कह रही है ना, ये जो प्रेजुडिसेस है, ये जो हमारी आखिर पुलिस आती कहाँ से? पुलिस इसी सोसाइटी से आ रही है. तो ये सारे वैल्यू सिस्टम लेकर के 18-20 साल में जब एक कांस्टेबल भर्ती हो रहा है, या when an IPS officer joins at the age of 24-26, he brings all those prejudices with him.
ये तो सब वो सोसाइटी से ही इनहेरिट कर रहे हैं। मैंने इस पर तो बहुत वो नहीं किया, लेकिन कम्युनलिज्म मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है और उसमें मैं स्टडी करता रहा हूँ। तो मैंने देखा जैसे मुसलमानों के लिए जो प्रेजुडिसेस हमारी सोसाइटी में आम तौर से मौजूद है कि मुसलमान गंदा होता है, मुसलमान ट्रेचरस है, मुसलमान अनबिलीवेबल है और अब पाकिस्तानी है, ये सारे प्रेजुडिसेस एक औसत पुलिस वाला, अलग अलग एंट्री लेवल्स हैं, कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, डिप्टी एसपी है, आईपीएस है, तो ये सब ये प्रेजुडिसेस लेके आते हैं। उसी तरह जो जेंडर वाले प्रेजुडिसेस हैं ये भी हम लेके पुलिस में आते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस में आकर ये एक हमारा फेलियर है, दिस इज फेलियर ऑफ पुलिस लीडरशिप, कि हम ट्रेनिंग से उनको इससे दूर नहीं करते, ये प्रेजुडिसेस दूर नहीं कर पाते। आपने जो सवाल पूछा था ना उसमें थोड़ा सा मेरा एक जवाब ये भी है कि आपका सवाल बहुत सही था। देखिए, मैं गांव से, मेरा एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, मैं अपने गांव जाता हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ, तो मैंने देखा जो आप कह रहे थे वो सही है। जो लोअर क्लास मतलब कास्ट हायरार्की में, और उसे आप फाइनेंशियल उसमें मत, क्लास में मत देखिए, कास्ट हायरार्की में जो लोअर कम्युनिटीज की औरतें हैं वो सेक्सुअलिटी को लेकर के वो ज्यादा फ्रैंक हैं, ज्यादा फ्री हैं। उनका पति उनको अगर पीटता है तो वो भी हाथ उठा देती हैं, वो भी पीट देती हैं। अपर कास्ट की औरतें उस तरह से बिहेव नहीं कर पाती, तो उनसे जब आप बात करेंगे तो वो ज्यादा फ्रैंकली और ज्यादा फ्रीली अपने को एक्सप्रेस करती है और अपने साथ होने वाली ज्यादती को। एक अपर कास्ट की औरत तो पिटती रहती है और बहुत रेयर ऐसा होगा जो मुंह खोलेगी, और जब एकदम जैसे पानी सर से ऊपर निकल जाए, पति उसे घर से ही निकाल दे या और कुछ हो, तभी वो शिकायत करेगी, अदरवाइज वो मैरिटल जो उसके साथ जाती है उनकी भी शिकायत नहीं करेगी। लेकिन जो लोअर कास्ट की औरत है वो उसके मुकाबले ज्यादा बहादुर है और ज्यादा फ्री है। ये मेरा अपने गांव के आसपास जो मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ उससे ही अनुभव हुआ है। थैंक यू। जी बिल्कुल। और किसी के कुछ सवाल हों, टिप्पणियां हों? नहीं तो ये लगेगा कि मैं ही लगातार सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, और मैंने पहले से ही जिस तरीके का माहौल समाज में बन रहा है कि वक्ता और श्रोता के बीच में जो व्यक्ति जो है, बीच दो चार श्रोताओं को तय कर लिया जाता है कि हाँ वही सवाल पूछेंगे और सवाल भी पहले से पता हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं और हम सब स्वतंत्र हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इसमें से काफी लोग एक्टिविज्म में हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है समाज में बदलाव हो रहा है, विशेष रूप से महिलाओं के बीच में भी जो है परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, अपनी बातों को वो कह रही हैं। तो आप में से कोई भी लग नहीं रहा है कि किसी के सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं और बाद में लोग पूछें। तो हमारे बीच में स्वराज विद्यापीठ के कुलगुरु प्रोफेसर रमाचरण त्रिपाठी जी हैं। सर से हम अनुरोध करेंगे, और विशेष रूप से जैसा कि विभूति नारायण राय जी भी कह रहे थे और माजा जी भी कह रही थी कि ये सारा जो बदलाव है वो समाज से ही निकल करके आता है। पुलिस वाले लोग भी जो है समाज से ही निकल करके आते हैं, समाज का ही अंग है। तो वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी जो है समाज का होता है। घर में बात की जाए, जिस तरीके की बात विभूति जी कह रहे थे कि हाँ, जो लोअर कास्ट की महिलाएं हैं वो ज्यादा मुखर रूप से अपनी बात को कहती हैं और खास तौर पर जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं बहुत सारी जातियों के बावजूद अपनी बात वो नहीं कह पाती। तो उसका भी क्या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। सर से हम अनुरोध करेंगे कि सर। इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, राकेश जी आप तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ और
कई सारी बातें, कई आयाम पता चले और कुछ बातें हम लोग चूंकि इस तरह की प्रैक्टिस में हैं कि वो बातें भी हमें पता ही रहती हैं। एक घटना का मैं उदाहरण दूंगा सर। अभी जो विभूति जी ने अभी एक बात कही, एक घटना मैं बताना चाहूंगा हमारे अपने ही जिले का। एक कोई परिवार में जो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं और हैसियत से मिडिल क्लास को थे, पढ़े लिखे। उनके घर में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है सर। डिस्प्यूट होता है तो उस घर की बहू चली गई पुलिस थाने में। तो जो थानेदार साहब थे, एक शुक्ला जी थे। उन्होंने कहा उस लड़की के ससुर से कि हम लोगों के घरों की बेटियां या बहुएं मर जाएंगी लेकिन अपने घर से, ससुराल से बाहर नहीं निकलेंगी। और कहीं न कहीं थानेदार साहब का भी वही माइंडसेट है, वही वो देखना चाहते हैं। और यह कह के वो कहीं न कहीं जिनके घर की वो बहू निकल के गई थी, उनको ह्यूमिलिएट करना चाह रहे थे अपने श्रेष्ठता के मानदंडों के हिसाब से। तो ये जो पुलिसिंग चल रही है उसमें स्त्री, एक तो स्त्री नहीं बोल सकती है, दूसरा लोअर कास्ट वाला नहीं बोल सकता, दोनों एक तरीके से ही मतलब साथ-साथ चीजें चल रही हैं सर। तो मुझे वो घटना चूंकि मेरे व्यक्तिगत जानकारी में है, इस नाते में जो ट्रीटमेंट होता है, तो हम लोग जो संविधान में पढ़ते हैं, जो पुलिस रेगुलेशन में पढ़ते हैं, जो हम प्रकाश सिंह वाले केस में पढ़ते हैं, या सुप्रीम कोर्ट समय-समय पे जो गाइडलाइन इश्यू करता है, ह्यूमन राइट्स वाले जो गाइडलाइन इश्यू करते हैं, वो तमाम सारी बातों के बावजूद हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, एकदम वैसे ही चल रही है जिसका मन सामंती है, जो पितृसत्तात्मक सोच का है, जो जातिवादी है, जो औपनिवेशिक सोच वाला है। और इसी तरीके से हमारी पुलिसिंग चल रही है। और इस सोच के भीतर जो डोमिनेट करती है, इसमें स्त्रियों की, छोटी जाति के लोगों की या गरीब लोगों की जहाँ जो स्थिति बनती है, वही पुलिस व्यवस्था के सामने स्थिति बनती है। बस, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर टिप्पणी है राकेश जी। मैं डॉक्टर दारूवाला और डॉक्टर विभूति नारायण राय जी दोनों का आभार प्रकट करूंगा। सबसे पहले स्वराज विद्यापीठ की ओर से इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार हम लोगों से साझा करने के लिए। पिछली बार भी हम लोगों ने विभूति नारायण राय जी को तो नहीं सुना था, फिर हम लोग कभी सुनेंगे विकास नारायण राय जी को सुना था इस विषय पर आज जो है महिलाओं और पुलिस के बारे में जो बात डॉक्टर दारूवाला ने रखी है वो बहुत महत्व की है, क्योंकि उसका संबंध केवल, जैसा उन्होंने कहा, पुलिस से ही नहीं है, पूरे समाज से है। और जो शिकायत हम लोग कर रहे हैं, या शिकायत जो वो कर रही थी और जो विभूति नारायण जी कर रहे थे, उसके संदर्भ को हमें समझना आवश्यक है। संदर्भ ये है कि सभी समाज जो हैं वो इवॉल्व करते हैं, हमारा समाज जो है वो भी इवॉल्व कर रहा है, और जो संस्थाएं बनती हैं वो सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही बनती हैं। ये शायद समझने की आवश्यकता है कि जो हमारे सामाजिक मूल्य अभी भी हैं, या जो थे जिनके आधार पर हमारी संस्थाएं बनी, वो पुरुष सत्तात्मक समाज से ही लिए गए थे, क्योंकि बहुत समय नहीं हुआ है। भारतवर्ष को छोड़ दीजिए, अगर पश्चिमी देशों को भी अगर आप देखें, जहां पर कि महिलाओं को जो महत्व दिया जाना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो दिया गया हो। आखिर ये पूरा जो फेमिनिज्म का डिस्कोर्स है, ये आरंभ ही कितने दिन पहले हुआ है, इसको बहुत समय नहीं हुआ है अभी आरंभ हुए। 50 साल मान लीजिए, 50 साल से भी अधिक मुझे नहीं लगता है कि वो समय घटा होगा। और अगर उसको देखा जाए तो
जो हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके के हैं जो कि पश्चिमी देशों के हैं या पश्चिमी देशों से हमने लिए ही हैं, वो आयातित संस्थाएं ही हैं। इसीलिए जो है पिछली बार जब विकास नारायण जी बात कर रहे थे तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है उन्होंने वक्तव्य दिया था। वो ये कहा था कि समाज जो है वो पुलिस से कहता है कि आपका वकार कहाँ है, वकार होना चाहिए, अगर वकार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो रिस्पेक्ट है, जो रिगार्ड है, जो कंट्रोल जो है वो समाज जो है उससे जिसकी अपेक्षा जो है वो समाज उससे करता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि वकार तभी आएगा जबकि आप पुरुष के रूप में, या पुरुष, या जिस तरीके से आप माजा कह रही थी, जो जितना जो है आप माचो होंगे उतना ही अधिक जो है आप को रिस्पेक्ट दी जाएगी, अगर नहीं होंगे तो आपको कम रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वो बात बहुत महत्व की है जहां से ये बात शुरू की थी डॉक्टर दारूवाला ने, कि सुधार जब तक कम्युनिटी में नहीं होगा, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और वो सोच का बदलना जो है बहुत आवश्यक है। उस वहीं पर जो है कहीं न कहीं पर जो है फेमिनिज्म जो है शायद उसकी समझ हमें लानी पड़ेगी समाज में। ये महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट मेरे सामने अभी है वो है जो मैंने कहीं सुना था कि फ्यूचर इफ देयर इज वन इज फैमिली। इस बात को शायद समझना जरूरी है, क्योंकि जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कंट्रोल जो है केंद्र में है, जिसमें पावर केंद्र में है, जिसमें जुड़ाव केंद्र में नहीं है, जिसमें गले लगाना केंद्र में नहीं है, वो इस समाज को लगातार तोड़ेगा, वो कहीं ले नहीं जाएगा। जहां पर स्नेह नहीं है, जहां पर प्रेम का भाव नहीं है, जहां पर कि हम एम्पैथेटिक नहीं हैं, दूसरे के जो भी पेन है उसको हम समझ नहीं सकते हैं, अगर उसको हम साझा नहीं कर सकते हैं तो समाज का कुछ भी भविष्य नहीं बनता है। तो ऐसे समाज को जो कंपैशनेट है, जो काइंड है, वो जैसे बनता है, उसकी पुलिस जो है कुछ अलग तरह की होगी। वो दोनों तरह से हो सकता है कि पहले समाज जो है वो काइंड बने, कंपैशनेट बने, और फिर उसमें जो है महिलाएं आए 30%, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि 30% जो महिलाएं इसमें आएंगी, जैसे जैसे आएंगी, और जब वो जो है कंट्रोल को अपने केंद्र में नहीं रखेंगी, स्नेह के आधार पर जो है वो लोगों को बदलना चाहेंगी और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहेंगी, तो समाज जो है ज्यादा कंपैशनेट और काइंड बन सकता है। मेरे ख्याल से जब हम महिलाओं के योगदान की बात करते हैं तो वो शायद संभव तभी ही होगा कि जब महिलाएं जो कि पुलिस में आती हैं वो काइंड और कंपैशनेट महिलाएं होंगी, ऐसी नहीं होंगी जो कि पुरुष की तरह व्यवहार करेंगी, जैसा कि माजा जी भी कह रही थी और विभूत नारायण राय जी ने भी कहा। तो इस बात को जो है समझना बहुत आवश्यक है। जब तक वो नहीं होता है तब तक शायद जो है जिस तरह की समस्याएं हमारे पास हैं पुलिस संगठन में है, वो शायद चलती रहेंगी। तो एक बार सब श्रोताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और विशेष रूप से जो हमारी मुख्य वक्ता थी डॉक्टर माजा दारूवाला जी का, कि उन्होंने समय निकाला और बीमार होते हुए भी उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बात को रखती हूँ, तोड़ती नहीं हूँ, और वो मुझे आज दिखाई दिया कि बीमार होते हुए भी, लगातार खांसते हुए भी उन्होंने अपनी बात पूरी की। विभूत नारायण राय जी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने समय निकाला और अपनी विशेष टिप्पणी जो है हम लोगों को दी। नमस्कार। एक हमारे पास और साथी हैं, गुंजन जी हैं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, उनको कुछ पूछना है या कुछ टिप्पणी करनी है। उनका स्वागत है। गुंजन जी।
गुंजन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद नहीं, कुछ नेटवर्क की समस्या हो सकती है उनके यहाँ। बिल्कुल, आज कहा जाए कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर जिस तरीके की बातें रखी गई और जिस तरीके की बात कही गई, और माजा जी ने भी कही, राय सर ने भी कही, त्रिपाठी सर ने भी कही, खास तौर पर कि जब समाज में स्त्रियोचित गुण या स्त्रियों के गुण जो है बढ़ते हैं तो संवेदना बढ़ती है और समाज जो है एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ता है। और जब इस तरीके की बात होती है तो एक वाक्य अक्सर हमें प्रेमचंद का याद आ जाता है, खासतौर पर जब गबन में वो एक लाइन लिखते हैं कि किस तरीके से बदलाव की बात होती। वो लिखते हैं कि अगर पुरुषों के अंदर स्त्रियों के गुण आ जाते हैं तो पुरुष देवता हो जाता है, और अगर स्त्रियों के अंदर पुरुषों के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाती है। इस तरीके की बात प्रेमचंद लिखते हैं। बिल्कुल, हम सबको क्षमा, धैर्य, इन सारे गुणों को जिनको हम स्त्रियों के गुण मानते हैं उनको अपनाने की जरूरत है, और उनको अपना करके ही समाज में हम अपनापन बढ़ा सकते हैं। तो इस संगोष्ठी में शामिल होने के लिए माजा दारूवाला जी का, विभूति नारायण राय जी का, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ में श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम सब नए साल में भी इसी तरीके से मिलते रहेंगे और एक दूसरे से अपनी बात साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।